नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 तरुण के स्वप्न के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपको तारा का चिन्ह बनाना है और एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो प्रश्न है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इस कथन में रेखांकित शब्द हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुभाष चंद्र बोस के लिए, देश के तरुण वर्ग के लिए, चित्तरंजन दास के लिए या भारतवासियों के लिए? तो ये हम शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देश के तरुण वर्ग के लिए, ठीक है, और समस्त भारतवासियों के लिए, ठीक है। तो दोनों ही उत्तर आपके इस प्रश्न के सही हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा आर्थिक असमानता से, स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है श्रम और कर्म की मर्यादा से। अगला प्रश्न, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? हमें उनके स्वप्नों को संजोकर रखना है, हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है, उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है, उनके स्वप्नों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा है। तो सही उत्तर क्या है कि उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना होगा, काम करना होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी, तरुणों का साहस बढ़ेगा, राष्ट्र स्वाधीन बनेगा या राष्ट्र स्वप्नदर्शी होगा? तो सही उत्तर क्या है कि जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब क्या होगा? राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। और अगर राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी तो राष्ट्र जो है वो पूरी तरह से स्वाधीन बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही उत्तर आपके इस प्रश्न के भी सही हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपने ऊपर जो 4 प्रश्नों के उत्तर चुने हैं, आपने ये उत्तर ही क्यों चुने इसका आपको कारण बताना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण, मैंने देश के तरुण वर्ग और भारतवासियों के लिए विकल्प चुना क्योंकि नेताजी ने यह उद्बोधन युवाओं और देश के समस्त नागरिकों को संबोधित करते हुए दिया था। फिर अगले प्रश्न के उत्तर में हमने चुना श्रम और कर्म की मर्यादा। तो श्रम और कर्म की मर्यादा वाले समाज की बात उन्होंने पाठ में स्पष्ट रूप से कही है, ठीक है। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने चुना, उन्होंने युवाओं से कहा कि वे उनके स्वप्न को साकार करें, इसलिए कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, तभी हम उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्म जो है वो हमें ही करना होगा। फिर अगले प्रश्न का उत्तर हमने चुना था कि राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी और राष्ट्र स्वाधीन बनेगा। जब सबको शिक्षा और उन्नति का समान अवसर मिलेगा तब राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी और सही मायने में राष्ट्र स्वाधीन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलकर करें मिलान।
नीचे स्तंभ 1 में पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उन पंक्तियों से संबंधित भाव विचार दिए गए हैं। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियों का स्तंभ 2 में दिए गए भाव विचारों से सही मिलान कीजिए। तो ये दिया गया है स्तंभ 1, ये स्तंभ 2। ठीक है, तो हमें सही मिलान करना है। तो पहला देखें, इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। तो इसका मिलान किससे होगा कि हमारी जो समुच्ची दिनचर्या है, कि हम चाहे खाएं पिएं बैठे उठें लिखें, ठीक है, तो हमारी जो समुच्चय दिनचर्या और आचार विचार जो हैं इसी लक्ष्य, इसी स्वप्न की प्राप्ति पर केंद्रित हैं। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। तो इसका मिलान इससे किया जाएगा कि जिस देश की योजनाएं हमारे अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, उस देश में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मिलान होगा इससे। अगला, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। तो इसका मिलान होगा इससे, समाज में सभी व्यक्तियों को सभी तरह की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी भी प्रकार का बंधन या सामाजिक दबाव ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। तो पंक्ति है, उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो। इस पंक्ति का अर्थ है कि उस आदर्श समाज में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, हर व्यक्ति को मेहनत के अनुसार उचित सम्मान और अवसर मिलेगा। किसी के पास बहुत अधिक धन और किसी के पास बिल्कुल ना होना, ऐसी असमानता नहीं होगी। समाज में सबको बराबरी का अधिकार और सुख सुविधाएं मिलें, यही इस पंक्ति का भाव है। फिर अगली पंक्ति है, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। ठीक है, तो इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि वह सपना, कौन सा सपना, देश की स्वतंत्रता और आदर्श समाज का सपना ही उनकी शक्ति का स्रोत बन गया। उसी स्वप्न ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा और उत्साह दिया। वह सपना उनके जीवन का आनंद और उद्देश्य बन गया था। फिर अगली पंक्ति देखिए, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि उस समाज में व्यक्ति पर किसी भी तरह का सामाजिक आर्थिक या मानसिक दबाव ना हो, वह पूरी तरह स्वतंत्र और स्वावलंबी हो। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। अब आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? तो उत्तर है, उन्होंने ऐसे राष्ट्र का स्वप्न देखा था जो स्वाधीन, संपन्न और समानता पर आधारित हो, जहां जाति भेद, अन्याय और गरीबी ना हो, नारी और पुरुष को समान अधिकार मिले तथा हर व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। फिर अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? तो उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन और आदर्श राष्ट्र की स्थापना को अपने जीवन की सार्थकता माना कि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। उन्होंने कहा कि इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हर त्याग, कष्ट और यहाँ तक कि प्राण दान भी स्वर्ग समान है। कि अपने इस सपने को पूरा करने के लिए चाहे मुझे किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े, कोई भी मुश्किल से मुश्किल कष्ट सहना पड़े, यहाँ तक कि प्राण भी अगर त्यागने पड़े, मरना भी पड़े, तो वो मरना भी स्वर्ग के समान होगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न, आलसी और अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा?
क्योंकि वे ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां मेहनत और कर्म की मर्यादा हो। उनका मानना था कि देश की उन्नति केवल परिश्रमी, कर्मठ और जिम्मेदार लोगों से ही संभव है। इसलिए आलसी और कामचोर व्यक्तियों के लिए ऐसे समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येय को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या-क्या कर सकती है? तो आज की युवा पीढ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनती, ईमानदार और अनुशासित बने, ठीक है। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करें। जाति, धर्म और लिंग भेद से ऊपर उठकर एकता और समानता बनाए रखें। देश की सेवा और विकास के कार्यों में सक्रिय भाग ले, पूरी तरह से भाग ले, एक्टिव रहे। दूसरों की मदद करे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करे। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन। इस तरह युवा पीढ़ी नेताजी के आदर्श समाज और राष्ट्र के स्वप्न को साकार कर सकती है। फिर अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से मुक्ति की बात की होगी? सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्ति की मुक्ति की बात कई दृष्टियों से की होगी, जैसे सामाजिक दृष्टि से, जाति, धर्म, ऊंच नीच और भेदभाव से मुक्ति, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से गरीबी और धन की असमानता से मुक्ति। राजनीतिक दृष्टि से पराधीनता और विदेशी शासन से मुक्ति। पराधीनता यानी कि जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे पहले हम, ठीक है। मानसिक दृष्टि से डर, अज्ञान और संकीर्ण सोच से मुक्ति। नैतिक दृष्टि से आलस्य, स्वार्थ और अन्याय से मुक्ति। तो इस प्रकार वे एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र, समान और आत्मनिर्भर हो। फिर अगला प्रश्न है, उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। सुभाष चंद्र बोस को अपने भाषण में नारी के लिए समान अधिकारों की बात क्यों कहनी पड़ी? तो उत्तर है, क्योंकि उस समय समाज में नारियों को समान अधिकार नहीं मिलते थे। नेताजी चाहते थे कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह शिक्षा, सम्मान और अवसर प्राप्त करें। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार से हमारे समाज में और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है? मेरे विचार से हमारे समाज में निम्नलिखित लोगों को विशेष अधिकार और सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। पहला हो गया विशेष आवश्यकता वाले लोग, जैसे दृष्टिहीन जो देख नहीं सकते, शारीरिक रूप से असमर्थ जो किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, या मानसिक रूप से कमजोर लोग। दूसरा, गरीब और पिछड़े वर्ग, ताकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिल सकें। महिलाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उन्हें समान अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलती। बुजुर्ग लोग, जिन्हें जीवन के अंतिम चरण में उचित देखभाल और सम्मान मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या जो है बहुत ही कम है, ताकि समाज में उनका विकास और समान भागीदारी सुनिश्चित हो। यह विशेष अधिकार समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस देश के समस्त युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे तरुण भाइयों। उनका संबोधन केवल भाइयों शब्द तक ही क्यों सीमित रहा होगा? कि उन्होंने अपने संबोधन में भाइयों शब्द का ही प्रयोग क्यों किया होगा? तो उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस का संबोधन केवल भाइयों शब्द तक सीमित रहा होगा क्योंकि उस समय के समाज में आमतौर पर राष्ट्र के नागरिकों को संबोधित करने के लिए भाइयों शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस युग में सार्वजनिक भाषणों में पुरुष और स्त्रियां दोनों को सामूहिक रूप से
संबोधित करने के लिए भाइयों शब्द एक सामान्य और सम्मानजनक रूप माना जाता था। कि उस समय के उस टाइम में जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं, उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए दोनों को ही भाइयों शब्द के प्रयोग दोनों के लिए ही भाइयों शब्द का प्रयोग किया जाता था, उन्हें सम्मान देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान पर श्रोताओं यानी युवा वर्ग की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? युवाओं में जोश, प्रेरणा और उत्साह जागा होगा। उन्होंने देश के लिए कार्य, त्याग और सेवा करने का संकल्प लिया होगा। कि युवा वर्ग में ये सुनकर कि यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो, यह सुनकर युवा वर्ग में जोश, प्रेरणा और उत्साह जागा होगा और उन्होंने देश के लिए कार्य करने, त्याग देने और सेवा करने का संकल्प लिया होगा, कसम ली होगी। अब अगला प्रश्न है शीर्षक। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण का एक अंश पढ़ा है। इसे तरुण के स्वप्न शीर्षक दिया गया है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि यह शीर्षक क्यों दिया गया होगा। तो उत्तर है, इस भाषण में नेताजी युवाओं को सीधे संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे तरुण भाइयों। भाषण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें आदर्श समाज एवं राष्ट्र का सपना दिखाना है। इसलिए इसे तरुणों के दृष्टिकोण और उनके लिए स्वप्न बताने वाला अंश कहा गया। इसलिए शीर्षक तरुण के स्वप्न उपयुक्त है, क्योंकि जो युवा वर्ग होता है उनमें बहुत ही जोश होता है, उनका खून जो है गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उन्हें संबोधित किया ताकि वो देश के लिए काम आ सके। अगला प्रश्न है, यदि आपको भाषण के इस अंश को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी लिखिए। तो उत्तर है, मैं इसे युवाओं के लिए आदर्श समाज का संदेश नाम देना चाहूंगा और कारण यह नाम सीधे बताता है कि भाषण का उद्देश्य युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय की स्थितियों या समस्याओं को अपने संबोधन में स्थान दिया है। यदि आपको अपनी कक्षा को संबोधित करने का अवसर मिले तो आप किन किन विषयों को अपने उद्बोधन में सम्मिलित करेंगे और उसका क्या शीर्षक रखेंगे? तो मैं निम्न विषयों को शामिल करूंगा। तो कौन कौन से विषय होंगे? एक तो शिक्षा का महत्व, ज्ञान से ही समाज और राष्ट्र का विकास जो है वो संभव है। दूसरा, समानता और सहयोग, जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव से ऊपर उठना। तीसरा, परिश्रम और अनुशासन, आलस्य और अकर्मण्यता से बचना। पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी, पृथ्वी और समाज के प्रति जिम्मेदार होना। भाषण का शीर्षक युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण। और कारण क्या है कि यह शीर्षक सीधे बताता है कि युवाओं की भूमिका समाज और राष्ट्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम इन विषयों को अपने उद्बोधन में शामिल करेंगे और इसका शीर्षक क्या रखेंगे? युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण। और कारण क्या है कि यह शीर्षक सीधे बताता है कि युवाओं की भूमिका समाज और राष्ट्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। अगला प्रश्न, भाषा की बात। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में संख्या, संगठन या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों के साथ उनकी विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उनके भाषण से विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्द ढूंढकर दिए गए शब्द समूह को पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला हमें उदाहरण दिया गया है, सत्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है अखंड। ठीक है, तो समाज का क्या है? समाज का है स्वदेशी।
कि वे स्वदेशी समाज की इच्छा रखते हैं। राष्ट्र का स्वाधीन राष्ट्र, पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र। जीवन, जीवन के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया है शुद्र जीवन। शक्ति, असीम शक्ति। और आनंद के लिए उन्होंने अपार आनंद शब्द का प्रयोग किया है। अब सुभाष चंद्र बोस ने तो उपयुक्त विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखा है। आप किन विशेषताओं के साथ इन उपयुक्त शब्दों को रखना चाहेंगे और क्यों, लिखिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आप इन शब्दों के साथ किन विशेषताओं को रखना चाहेंगे। तो ये देखिए, सत्य के लिए हमने विशेषता चुनी उज्जवल। ठीक है, उज्जवल सत्य। जीवन और समाज में सच्चाई की महत्ता के लिए। समाज के लिए हमने चुना सशक्त को, समाज की शक्ति और सहयोग को दर्शाने के लिए। राष्ट्र शब्द के लिए हमने स्वतंत्र विशेषता चुनी, देश की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को व्यक्त करने के लिए। जीवन के लिए हमने चुना सार्थक शब्द, जीवन के उद्देश्य और मूल्य को स्पष्ट करने के लिए। शक्ति के लिए हमने चुना अनंत शब्द को, विशेषता को, इंसान या राष्ट्र की अपार क्षमता को दिखाने के लिए। और आनंद शब्द के लिए हमने चुना परम गुण को या विशेषता को, सबसे उच्चतम खुशी को दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द और उनके प्रयोग। और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र, इस वाक्यांश में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है पराधीन। स्वाधीन का उल्टा क्या हुआ? पराधीन। विपरीतार्थक क्या होता है? विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे स्वाधीन का उल्टा क्या हुआ? पराधीन। इस प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द आगे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो ये दिया गया है स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो स्वीकार का उल्टा क्या होगा? विलोम, अस्वीकार। सार्थक का निरर्थक, विषमता का समानता, शूद्र का क्या होगा? शूद्र का होगा विशाल। ठीक है, संपन्न का विपन्न, अकर्मण्य का कर्मण्य या कर्मठ, और मरण का होगा जीवन। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सभी शब्दों से दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे समाज की उन्नति अकर्मण्य नहीं अपितु कर्मण्य व्यक्तियों पर निर्भर है। तो हमें इसी तरह से उदाहरण के अनुसार ही अब वाक्य बनाने हैं, जिसमें दोनों ही शब्द जो हैं वो एक ही वाक्य में आए। जैसे इसमें अकर्मण्य और कर्मण्य दोनों ही विपरीतार्थक शब्द एक ही वाक्य में आए हैं। तो अब हमें इन बाकी शब्दों के भी वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य यहाँ दिए गए हैं। समाज में अन्याय को अस्वीकार करना चाहिए और सही कार्यों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर अस्वीकार और स्वीकार दोनों ही विपरीत हैं, तो दोनों एक ही वाक्य में आए हैं। अगला, ज्ञान अर्जित करना जीवन को सार्थक बनाता है, जबकि अज्ञान में समय बर्बाद करना निरर्थक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सार्थक और निरर्थक दोनों ही विपरीतार्थक शब्द एक ही वाक्य में आए हैं। अगला वाक्य, एक आदर्श समाज में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी के बीच समानता होनी चाहिए। तो इसमें भी विषमता और समानता दोनों ही विपरीत हैं और एक ही वाक्य में प्रयोग आए हुए हैं। अब अगला देखिए वाक्य, शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। समाज में कुछ लोग संपन्न हैं, जबकि कुछ लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं। तो ये भी संपन्न और विपन्न विपरीतार्थक शब्द हैं। समाज की उन्नति कर्मण्य व्यक्तियों पर निर्भर होती है, अकर्मण्य लोग इसमें योगदान नहीं दे सकते। ठीक है, तो कर्मण्य और अकर्मण्य का भी हमने एक और उदाहरण लिखा है।
एक हमें पहले भी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अगला देखिए, देश की सेवा में जीवन देना पुण्य है और मरण भी स्वर्ग समान माना जाता है। तो यहाँ पर जीवन और मरण दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको विपरीत अर्थक शब्दों के वाक्य बनाने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।